अगर हम केक बेक कर रहे हैं और बेकिंग पाउडर की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है? पूरा केक अवन से बाहर आते आते बिल्कुल खराब हो जाता है। एकदम डिजास्टर। बिल्कुल। लेकिन सोचिए यही गलती अगर सीमेंट के साथ हो जाए तो, मतलब अगर सीमेंट की केमिस्ट्री में लाइम का परसेंटेज 63% से थोड़ा सा भी ऊपर चला जाए। तो वो डिजास्टर एक छोटे अवन में नहीं, बल्कि एक बड़े डैम या हाईवे पर होगा। सालों बाद वो ब्रिज अंदर से फटने लगेगा। सही कहा। और उसमें दरारें आने लगेंगी। इस प्रॉब्लम को टेक्निकल भाषा में अनसाउंडनेस कहते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हमारा फोकस यूपीएससी, ईएसई, एई और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीमेंट के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स का पोस्टमार्टम करना है। हाँ, और एक रेगुलर साइट इंजीनियर और एक एग्जाम टॉपर में यही फर्क होता है। टॉपर को इस अनसाउंडनेस के पीछे की केमिस्ट्री यानी उसकी असली साइंस पता होती है। वहीं तो हमारा सोर्स मटेरियल आज सिविल इंजीनियरिंग स्मार्ट स्कैन बुक का एक बड़ा ही डिटेल्ड चैप्टर है। और इस चर्चा का मकसद मतलब सिर्फ किताबी फैक्ट्स को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। हमारा गोल इन कॉन्सेप्ट्स को उनकी मैकेनिज्म के साथ समझना है, ताकि जब इंटरव्यू का प्रेशर हो तो दिमाग खुद ब खुद सही आंसर तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली। तो इस इंजीनियरिंग रेसिपी के इंग्रेडिएंट से ही शुरू करते हैं। स्मार्ट स्कैन के नोट्स में टेबल दी गई है, जिसके मुताबिक सीमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, लगभग 63%। हाँ, और उसके बाद सिलिका होता है करीब 20%। राइट। अभी मैंने इंट्रो में एक्सेस लाइम और अनसाउंडनेस की बात की थी। अगर मैं एक एग्जामिनर के नजरिए से सोचूं, तो सवाल ये थोड़ी आएगा कि लाइम कितना है। नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज कम पूछते हैं अब। हाँ, सवाल ये आएगा कि अगर ये 63% की लिमिट क्रॉस हो गई, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसी कौन सी घटना होती है जो पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर सकती है। ये मैकेनिज्म समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, किल्न यानी भट्टी के अंदर जब 1500 डिग्री सेल्सियस पर रॉ मटेरियल्स को जलाया जाता है, तो लाइम और सिलिका आपस में कंबाइन होकर नए कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन अगर लाइम जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो सिलिका के साथ पूरी तरह कंबाइन नहीं हो पाता। जो लाइम अकेला बच जाता है उसे हम फ्री लाइम कहते हैं। अच्छा, फ्री लाइम। तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बचा रह जाता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम साइट पर आती है जब इसमें पानी मिलाया जाता है। फ्री लाइम का हाइड्रेशन बहुत धीमा होता है। सीमेंट तो जल्दी सेट होकर हार्ड हो जाता है। और उसके महीनों बाद? हाँ, महीनों बाद इस फ्री लाइम के पार्टिकल्स पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ता है। ओह, यानी क्योंकि सीमेंट पहले से ही जमकर एक ठोस पत्थर बन चुका है, तो अंदर से होने वाला ये एक्सपेंशन उस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। एग्जैक्टली। इसे ही अनसाउंडनेस कहते हैं। स्ट्रक्चर अंदर से ही फटना शुरू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। नोट्स में बाकी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिना के बारे में लिखा है कि ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आयरन ऑक्साइड को फ्लक्स बताया गया है। हाँ, फ्लक्स। ये फ्लक्स का मैकेनिज्म मुझे थोड़ा थ्योरेटिकल लगा। ये क्लिंकरिंग प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, फ्लक्स का रोल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गेम चेंजर होता है। सीमेंट के रॉ मटेरियल्स का, खासकर सिलिका का, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो उन्हें आपस में फ्यूज करने के लिए भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसमें बेतहाशा कोयला और एनर्जी खर्च होगी। यहाँ आयरन ऑक्साइड एक फ्लक्स का काम करता है, यानी वो इन रॉ मटेरियल्स के मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम कर देता है। अच्छा, इसकी वजह से लगभग 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सारे मटेरियल्स आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। सही पकड़ा, जिसे हम क्लिंकरिंग प्रोसेस कहते हैं। और एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, सीमेंट को उसका वो खास ग्रे कलर भी आयरन ऑक्साइड ही देता है। ओ वाओ, कलर भी वही देता है। इस क्लिंकरिंग प्रोसेस को पढ़ते हुए मुझे एक बड़ी ही मजेदार एनालॉजी दिमाग में आई थी, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की। ट्रांसफॉर्मर्स? वो कैसे? देखिए, 1500 डिग्री सेल्सियस पर ये रॉ मटेरियल सिर्फ आपस में मिक्स नहीं होते, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। हाँ, नए क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अलग अलग गाड़ियों के पार्ट्स जुड़कर एक नया रोबोट बनता है, वैसे ही लाइम, सिलिका, एल्यूमिना फ्यूज होकर बिल्कुल नए कंपाउंड्स में बदल जाते हैं, जिन्हें नोट्स में बोग कंपाउंड्स कहा गया है। ये ट्रांसफॉर्मर्स वाली एनालॉजी मैकेनिज्म को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है,
क्योंकि क्लिंकर बनने के बाद रॉ मटेरियल्स की अपनी इंडिविजुअल पहचान खत्म हो जाती है। अब सब कुछ इन रोबोट्स पर डिपेंड करता है। हाँ, अब सारी प्रॉपर्टी इन नए बो कंपाउंड्स पर निर्भर करती है। ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स के पेपर उठाकर देख लीजिए, बो कंपाउंड्स पर कम से कम 1 या 2 सवाल डायरेक्ट आते हैं। ये 4 मेन ट्रांसफॉर्मर्स है ना, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। जी, और इनका केमिकल बिहेवियर ही सीमेंट की पूरी इंजीनियरिंग डिसाइड करता है। इनके टेक्निकल नाम थोड़े और कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे एलाइट को ट्राइकैल्शियम सिलिकेट यानी C3S कहा गया है, बेलाइट को डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S। इनके फंक्शंस में तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है मुझे। चलिए इन्हें एग्जाम पर्सपेक्टिव से तोड़ते हैं। सबसे पहले एलाइट यानी C3S। सीमेंट में पानी मिलाने की शुरुआती 7 दिनों में जो ताकत आती है, अर्ली स्ट्रेंथ। हाँ अर्ली स्ट्रेंथ, वो C3S के हाइड्रेशन की वजह से आती है। इसका स्ट्रक्चर पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करता है और मजबूत जेल बनाता है। और दूसरी तरफ है बेलाइट यानी C2S। राइट, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है। पानी को इसके अंदर पेनिट्रेट करने और रिएक्ट करने में महीनों लग जाते हैं। तो C2S शुरुआती ताकत तो नहीं देगा। नहीं, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी 1 साल बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो C2S की ही देन है। यहाँ नोट्स में एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट लिखा है कि डैम्स जैसे मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में C2S का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। अब आम दिमाग तो यही सोचेगा कि डैम जैसी बड़ी चीज में तो शुरुआती ताकत ज्यादा चाहिए। यही इंटरव्यूअर्स का सबसे फेवरेट ट्रैप है। तो C3S ज्यादा होना चाहिए ना, फिर C2S क्यों? देखिए, डैम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ताकत की नहीं, हीट की होती है। सीमेंट और पानी की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, गर्मी निकलती है। राइट। अगर डैम जैसे मैसिव स्ट्रक्चर में शुरुआती ताकत वाला C3S ज्यादा डाल दिया तो अचानक से इतनी हीट जनरेट होगी कि अंदर का पानी उबलने लगेगा। बाप रे, तो पूरे डैम में हजारों क्रैक्स आ जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए C2S यूज करते हैं। वो हाइड्रेशन का प्रोसेस इतना धीमा करता है कि हीट धीरे धीरे आराम से निकलती रहती है और स्ट्रक्चर बिना क्रैक हुए अल्टीमेट मजबूती हासिल कर लेता है। ये तो बात हो गई सिलिकेट्स की, लेकिन नोट्स में एल्यूमिनेट्स भी है। सेलाइट यानी C3A और फेलाइट यानी C4AF। C4AF के बारे में एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर हम रेट ऑफ हाइड्रेशन यानी रिएक्ट करने की स्पीड देखें तो सबसे तेज C4AF रिएक्ट करता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ देखें तो C4AF सबसे आखिरी नंबर पर आता है। हाँ, उसकी सीमेंटिंग वैल्यू सबसे खराब बताई गई है। वही तो, अगर कोई चीज सबसे तेजी से रिएक्ट कर रही है तो वो ताकत क्यों नहीं दे रही? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आता है क्योंकि रिएक्शन स्पीड और बाइंडिंग प्रॉपर्टी दोनों अलग-अलग फिनोमिनन्स हैं। C4AF का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होता है। अच्छा, पानी लगते ही टूट जाता होगा। हाँ, बॉन्ड्स तुरंत टूट जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे फास्ट है। ऑर्डर है C4AF, फिर C3A, फिर C3S और आखिर में C2S। लेकिन इस रिएक्शन के बाद जो जेल बनता है उसमें पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करने की क्षमता ना के बराबर होती है। तो स्ट्रेंथ मिलती कहाँ से है? स्ट्रेंथ मिलती है C3S और C2S के जेल से। इसीलिए स्ट्रेंथ का सीक्वेंस उलट जाता है। C3S, फिर C2S, फिर C3A और लास्ट में C4AF। एग्जाम में कैंडिडेट्स अक्सर इन दोनों सीक्वेंसेस को मिक्स कर देते हैं। इन सीक्वेंसेस के अलावा एक और विलन है इस पूरी फिल्म में, हाँ। C3A। इसे फ्लैश सेट करवाने वाला कंपाउंड बताया गया है। फ्लैश सेट यानी पानी मिलाते ही तुरंत सीमेंट को जमा देना। एक प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि अगर C3A पानी देखते ही सीमेंट को हार्ड कर देगा तो साइट पर लेबर को सीमेंट घोलने, उसे उठाने और प्लेस करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सही बात है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन है जिप्सम। इंटरव्यू का क्लासिक क्वेश्चन है ये। पर मैं इसकी केमिकल मैकेनिज्म को समझना चाहती हूँ। क्या जिप्सम C3A को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है? नहीं, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है। जब फैक्ट्री में क्लिंकर की आखिरी पिसाई होती है तभी उसमें 2 से 3% जिप्सम मिला दिया जाता है। ओके। जैसे ही साइड पर सीमेंट में पानी मिलाते हैं, हाँ। जिप्सम तुरंत घुलकर C3A के क्रिस्टल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है, एक लेयर। ओह, तो C3A सीधे पानी के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। एग्जैक्टली, वो उस लेयर के अंदर ब्लॉक हो जाता है और इस प्रोटेक्टिव लेयर को डिसॉल्व होने में लगभग 30 मिनट लग जाते हैं। वेट, यही वो 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम है? हाँ,
जो वर्कर्स को सीमेंट मिक्स करके साइड पर डालने के लिए मिलता है। जैसे ही वो लेयर घुलती है, C3A अपना आखिरी हाइड्रेशन शुरू कर देता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब अब बात पूरी तरह समझ में आई कि जिप्सम एक्चुअली डिले कैसे क्रिएट करता है। बिल्कुल। अब फैक्ट्री से निकलकर सीधा कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चलते हैं। जहां सीमेंट में पानी मिलाया जा चुका है, यहां से हाइड्रेशन के न्यूमेरिकल्स शुरू होते हैं जो हर AE और JE एग्जाम की जान है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना पानी चाहिए, उसके लिए नोट्स में बड़ा डायरेक्ट 38% रूल हाईलाइट किया गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये रूल बहुत क्रूशल है। इसमें लिखा है कि 23% बाउंड वाटर चाहिए और 15% जेल वाटर चाहिए। ये स्प्लिट का क्या लॉजिक है? बाउंड वाटर का मतलब है वो पानी जो केमिकल रिएक्शन में लग रहा है। वो C3S और C2S के साथ रिएक्ट करके जेल बनाता है। उस रिएक्शन के लिए स्ट्रिक्टली सीमेंट के वेट का 23% पानी लगता है। बाउंड वाटर तो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन गया, समझ आता है। पर मैं इस 15% जेल वाटर वाले हिस्से पे अटक गई हूँ। अगर ये पानी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ये पानी आखिर जा कहाँ रहा है? ये बड़ा गहरा फिजिकल कॉन्सेप्ट है। जब सीमेंट रिएक्ट करके जेल बनाता है, तो उस जेल का स्ट्रक्चर एक पोरस स्पंज जैसा होता है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रोपोर्स यानी खाली जगह होती हैं। अच्छा। अगर इन पोर्स के अंदर पानी नहीं होगा, तो वो जेल सूखकर श्रिंक हो जाएगा और पूरे कंक्रीट में माइक्रो क्रैक्स आ जाएंगे। ओह, इस श्रिंकेज को रोकने के लिए उन पोर्स को पानी से भरा रखना पड़ता है। सही पकड़ा। इसी पानी को जेल वाटर कहते हैं, जो लगभग 15% होता है। तो 23% रिएक्शन के लिए प्लस 15% फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए मिलकर बनाते हैं 38%। यानी 100 किलो सीमेंट को फुली हाइड्रेट करने के लिए आपको कम से कम 38 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स में एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P का फैक्टर एंटर करता है, जिसमें कैंडिडेट्स हमेशा नेगेटिव मार्किंग लेकर आते हैं। स्मार्ट स्कैन नोट्स की चीट शीट में हर टेस्ट के लिए P के अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं। हाँ, विकट एपरेटस से निकाला गया P। जैसे इनिशियल या फाइनल सेटिंग टाइम के लिए पानी 0.85 P लेते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 P, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप है स्ट्रेंथ टेस्ट्स का पानी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला है P/4 + 3.5 और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला है P/5 + 2.5। एग्जाम में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि किस टेस्ट में P/4 था और किस में P/5। इन फॉर्मूलाज के पीछे का लॉजिक क्या है, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए? इसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। P/4, जैसे हम 0.25 P भी लिख सकते हैं, वो P/5 यानी 0.20 P से थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, P4 ज्यादा है। कंप्रेसिव टेस्ट में हमें सीमेंट और सैंड का एक मोटर क्यूब बनाना होता है, जिसे वाइब्रेट करके एकदम ठोस और कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। इसमें स्लाइटली ज्यादा पानी इसलिए लेते हैं ताकि मास थोड़ा वोकेबल हो और मोल्ड में बिना किसी वॉइड्स के सेट हो सके। वही टेंसाइल टेस्ट में हम ब्रिकेट्स बनाते हैं, जिनकी शेप 8 के नंबर जैसी होती है और उनका नेक बहुत पतला होता है। वहां हमें थोड़ा स्टिफ पेस्ट चाहिए होता है ताकि शेप मेंटेन रहे, इसलिए वहां पानी थोड़ा कम यानी P/5 रखा जाता है। ये तो लॉजिक हो गया। एग्जाम के लिए कोई ट्रिक? अल्फाबेटिकल ट्रिक काम आती है। कंप्रेसिव में C ABCD में तीसरे नंबर पर आता है, पर उसके फॉर्मूला में By4 है। टेंसाइल का T बाद में आता है, तो वहां By5 है। पर एज अ सिविल इंजीनियर मोटर क्यूब की डेंसिटी वाली थ्योरी पता होनी चाहिए। P/4 और P/5 की ये फिजिक्स और अल्फाबेटिकल ट्रिक दोनों ही एग्जाम रूम में लाइफलाइन बन सकती हैं। अब एग्जैक्ट पानी निकालकर फील्ड पर मिक्स तो कर दिया, लेकिन एक साइट इंजीनियर की जिंदगी लेबोरेटरी से थोड़ी अलग होती है। उसके पास हमेशा लैब इक्विपमेंट नहीं होता। सही बात है। नोट्स में सीमेंट के फील्ड टेस्ट की लिस्ट है और उनमें से एक टेस्ट सुनने में बड़ा ही बेसिक लगता है, एक सीमेंट के बैग में अपना हाथ डालना। अगर इंटरव्यू में कोई बोले कि बैग में हाथ डालकर देखेंगे, तो एग्जामिनर हंस पड़े शायद। इसके पीछे क्या साइंस है? ये देखने में बेसिक लगता है, पर इसके पीछे सीधी सी थर्मोडायनामिक्स है। जब आप बैग में हाथ डालते हैं तो आपको ठंडक यानी कूल फीलिंग आनी चाहिए। और अगर गर्म महसूस हो तो? इसका मतलब है कि सीमेंट की बोरी में हवा के जरिए मॉइस्चर अंदर चला गया है। जैसे ही मॉइस्चर सीमेंट से टकराता है, C3A और बोग कंपाउंड्स की हाइड्रेशन रिएक्शन पहले ही शुरू हो जाती है। और क्योंकि हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है। एग्जैक्टली। तो वो गर्मी आपको बताती है कि सीमेंट प्री हाइड्रेट हो रहा है और उसकी स्ट्रेंथ खराब होना शुरू हो चुकी है। ये कोई जुगाड़ नहीं, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। वाओ।
उसके अलावा फ्लोट टेस्ट का जिक्र है कि पानी की बाल्टी में सीमेंट फेंको तो डूब जाना चाहिए, और रबिंग टेस्ट कि अगर उंगलियों के बीच रगड़ो तो स्मूथ फील होना चाहिए। हाँ, इनका मैकेनिज्म सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी और फाइननेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन फील्ड टेस्ट से आगे बढ़कर अगर हम एई या जेई एग्जाम के कोर लैब टेस्ट की तरफ आएं तो वैल्यूज बड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। जैसे फाइननेस का टेस्ट, इसके लिए नोट्स में 2 तरीके दिए हैं, सीव मेथड और ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी मेथड। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीव मेथड बड़ा ही प्रिमिटिव टेस्ट है। इसमें 90 माइक्रोन की छलनी से 100 ग्राम सीमेंट को 15 मिनट छाना जाता है और ओबीसी के लिए 10% से ज्यादा रेजिड्यू नहीं आना चाहिए। पर इससे उतना एक्यूरेट पता नहीं चलेगा ना? वही तो प्रॉब्लम है। छलनी से हमें एक लिमिट तक ही पता चलता है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। असली साइंटिफिक मेथड है ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये हवा का यूज करके स्पेसिफिक सरफेस एरिया नापता है। यह पॉइंट बहुत डिटेल्ड है। हवा पास करके एक पाउडर का एरिया कैसे नापा जाता है? इसका प्रिंसिपल काफी ब्रिलियंट है। सोचिए, अगर सीमेंट के पार्टिकल्स मोटे हैं तो उनके बीच खाली जगह यानी वॉइड्स ज्यादा होंगी। जब हम उस बेड से एक फिक्स प्रेशर से हवा पास करेंगे तो हवा आसानी से निकल जाएगी। और अगर बारीक पीस दिया तो पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वॉइड्स माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। अब उसी प्रेशर से हवा को निकालने में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और टाइम ज्यादा लगेगा। इस टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 ग्राम सीमेंट के सभी पार्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है। अच्छा, ओपीसी के लिए ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम आना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ये और बारीक होता है तो वैल्यू 3250 आती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, पानी को रिएक्ट करने के लिए उतनी ज्यादा जगह मिलेगी और हाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा। एक्सीलेंट मैकेनिज्म। बिल्कुल। एक और बड़ा टेस्ट है साउंडनेस का, जिसके लिए ली चैटलियर और ऑटोक्लेव टेस्ट यूज होते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक मेडिकल एनालॉजी यूज करती हूँ। बोलिए। ली चैटलियर टेस्ट एक रूटीन चेकअप जैसा है, जबकि ऑटोक्लेव एक फुल बॉडी एमआरआई जैसा, क्योंकि ली चैटलियर सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन को ही पकड़ पाता है। ये मेडिकल एनालॉजी बहुत सटीक है। अनसाउंडनेस 2 मेन मटेरियल्स की वजह से होती है, फ्री लाइम और मैग्नीशिया। ली चैटलियर टेस्ट, जो कि रूटीन चेकअप है, वो सिर्फ फ्री लाइम की वजह से होने वाली अनसाउंडनेस को नापता है। इसमें बॉइलिंग वाटर यूज होता है ना? हाँ, इसमें हम सीमेंट को 3 घंटे तक बॉइलिंग वाटर में उबालते हैं। ओपीसी के लिए इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन सिर्फ 10 मिलीमीटर्स अलाउड है। लेकिन अगर सीमेंट में मैग्नीशिया की वजह से प्रॉब्लम हो तो ले चैटलियर फेल हो जाता है। पर ले चैटलियर मैग्नीशिया को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाता? क्या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर काफी नहीं होता? सही पकड़ा आपने। मैग्नीशिया का हाइड्रेशन नॉर्मल रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर में इतना धीमा होता है कि उबालने पर वो रिएक्ट ही नहीं करता, तो एक्सपेंशन दिखता ही नहीं। तो ऑटोक्लेव कैसे काम करता है? ऑटोक्लेव टेस्ट एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, जहां स्टीम का प्रेशर 21 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक ले जाया जाता है। इस एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में मैग्नीशिया तुरंत हाइड्रेट होकर अपना वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। ओह, इसलिए जब हमें लाइम और मैग्नीशिया दोनों चेक करने हो तो हमें एमआरआई यानी ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करना पड़ता है। एग्जैक्टली। इसकी लिमिट परसेंटेज में होती है। ओपीसी के लिए मैक्स 0.8%। एग्जाम में एग्जामिनर यही सवाल घुमाकर पूछता है, कौन सा टेस्ट लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए वैलिड है? जवाब है ऑटोक्लेव्स। ये क्लियर होना बहुत जरूरी था ताकि रोट लर्निंग की जरूरत ना पड़े। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सिविल इंजीनियर को साइट पर हमेशा नॉर्मल ओपीसी सीमेंट नहीं मिलता। कंडीशंस के हिसाब से रेसिपी मॉडिफाई करनी पड़ती है। हाँ, स्पेशल सीमेंट्स यूज होते हैं। नोट्स की एक टेबल में मुझे एक बड़ा कॉमन ट्रैप दिखता है जो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में कंफ्यूज करता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट। आम भाषा में तो दोनों का मतलब जल्दी निकलता है, पर इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है, राइट? ये कंफ्यूजन सच में बहुत डेंजरस है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी आरएचसी का मेन मकसद है स्ट्रेंथ जल्दी आना। जैसे हमने ब्लेन्स टेस्ट में बात की थी, आरएचसी में क्लिंकर की ग्राइंडिंग ओपीसी के मुकाबले बहुत फाइनर होती है। वही 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला। हाँ, और इसमें C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाता है। असर ये होता है कि हाइड्रेशन का रेट बहुत फास्ट हो जाता है। आरएचसी 3 दिन में ही उतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है जितनी नॉर्मल ओपीसी 7 दिन में करता है। लेकिन इसका इनिशियल सेटिंग टाइम? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इनिशियल सेटिंग टाइम नॉर्मल ओपीसी जैसा ही 30 मिनट रहता है।
यानी जमने में नॉर्मल टाइम लगेगा पर ताकत बहुत तेजी से आएगी। ये हाईवे रिपेयर जैसी जगह बढ़िया है जहां जल्दी फॉर्म वर्क हटानी हो। तो फिर ये क्विक सेटिंग सीमेंट क्या है? इसमें क्या मॉडिफिकेशंस की जाती हैं? क्विक सेटिंग सीमेंट का फोकस ताकत पर नहीं, सिर्फ जमने यानी सेट होने पर होता है। इस सीमेंट में हम फ्लैश सेट करवाने वाले बोग कंपाउंड यानी C3A का परसेंटेज बहुत बढ़ा देते हैं। और रिटार्डर यानी जिप्सम को कम कर देते हैं? एकदम कम। नतीजा ये होता है कि पानी मिलाते ये सीमेंट फ्लैश सेट कर जाता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम घटकर सिर्फ 5 मिनट रह जाता है। सिर्फ 5 मिनट? यानी पानी घोलते ही पत्थर बनना शुरू? हाँ, ये वहाँ यूज होता है जहाँ बहता हुआ पानी हो, जैसे अंडर वाटर फाउंडेशन या रिवर ब्रिज पिलिंग, जहाँ अगर सीमेंट जल्दी नहीं जमा तो पानी उसे बहा कर ले जाएगा। यानी रैपिड का मतलब जल्दी स्ट्रेंथ आना और क्विक का मतलब जल्दी जम जाना। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसी तरह टेबल में लो हीट सीमेंट है, जिसमें डैम्स के लिए C2S बढ़ा देते हैं। और एक बड़ा स्पेशल सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जो सी वाटर या कैनाल लाइनिंग में यूज होता है। नोट्स में लिखा है कि इसमें C3A और C4AF को कम किया जाता है। सल्फेट्स की इन एल्यूमिनेट्स के साथ क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है केमिकल एक्सपेंशन की। मिट्टी या समुद्र के पानी में जो सल्फेट्स होते हैं वो कंक्रीट के अंदर घुसकर उसमें बचे हुए C3A के हाइड्रेटेड कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और इस रिएक्शन से क्या बनता है? एक नया क्रिस्टल बनता है जिसे इट्रिंगाइट कहते हैं। इट्रिंगाइट का वॉल्यूम पुराने कंपाउंड से लगभग 227% ज्यादा होता है। बाप रे, 227%? आप सोचिए, सेट कंक्रीट के अंदर अचानक इतना बड़ा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो कंक्रीट फट जाएगा। इसीलिए हम पहले से ही सीमेंट में C3A को 5% से नीचे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि रिएक्ट करने के लिए कुछ बचे ही ना। इट्रिंगाइट फॉर्मेशन, ये तो डेफिनेटली एग्जाम का पोटेंशियल क्वेश्चन है। पर सबसे शॉकिंग वार्निंग इस पूरे नोट्स के एंड में है, जिसे मैं द एजिंग ट्रैप कहना चाहूंगी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कंक्रीट टाइम के साथ मजबूत होता है, पर गोडाउन में रखी बोरी के बारे में कुछ और ही लिखा है। जी, ये एक साइट इंजीनियर की रियल नाइटमेयर है। गोडाउन में रखा सीमेंट हवा की नमी के साथ कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे प्रीहाइड्रेट होता रहता है। तो इससे उसकी बाइंडिंग पावर खत्म हो जाती है? हाँ, एक स्पेसिफिक डिग्रेडेशन पैटर्न होता है। 3 महीने में सीमेंट अपनी 20% स्ट्रेंथ खो देता है, 6 महीने में 30% और 24 महीने यानी 2 साल तक रखा हुआ सीमेंट अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 50% हिस्सा खो चुका होता है। आधी ताकत बिना यूज किए ही हवा में उड़ जाती है। इसलिए रूल कहता है कि अगर सीमेंट 3 महीने से पुराना है तो उसे स्ट्रक्चरल कंक्रीट में यूज करने से पहले दोबारा टेस्ट करना चाहिए, वरना बिल्डिंग अपने ही वेट को नहीं झेल पाएगी। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को समराइज करें तो हमने अनसाउंडनेस की थ्योरी समझी, लाइम और सिलिका का रोल देखा, फिर हमने ट्रांसफॉर्मर्स यानी बोग कंपाउंड्स को तोड़ा। हाँ, और C4AF जल्दी रिएक्ट करता है पर ताकत नहीं देता, ये समझा। जिप्सम की प्रोटेक्टिव फिल्म, 38% वाटर रूल, जेल वाटर का मैकेनिज्म, ये सब कवर किया। टेस्ट में ले चैटेलियर रूटीन चेकअप है और ऑटोक्लेव MRI है। रैपिड वर्सेस क्विक सेटिंग देखा और ब्लेन्स टेस्ट का एयर मैकेनिज्म भी समझा। देखिए, ये सारे मैकेनिज्म्स और ट्रिक्स UPSC, ESC या AE, JE एग्जाम्स क्लियर करने के लिए फाउंडेशन है। जो इन रीजंस को समझकर पेपर अटेंड करेगा वो नेगेटिव मार्किंग वाले ट्रैप से आसानी से बच जाएगा। और इंटरव्यू में भी क्या बताने से एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होता, कैसे और क्यों का लॉजिक बताने से मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल सही। और इस लॉजिकल जर्नी के अंत में इन नोट्स का आखिरी पन्ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल थॉट छोड़ जाता है। वहां गॉज्ड मॉर्टर के बारे में लिखा है, इस मॉर्टर में थोड़ा सीमेंट, थोड़ा लाइम, सैंड और पानी को एक साथ मिला देते हैं। हाँ, ये एक यूनिक ब्लेंड है। अगर गौर करें तो लाइम सदियों पुराना एक एंशिएंट बिल्डिंग मटेरियल है और पोर्टलैंड सीमेंट एकदम मॉडर्न इंजीनियरिंग इन्वेंशन है। मॉडर्न सीमेंट स्ट्रेंथ देता है पर हार्श होता है, वही एंशिएंट लाइम लचक या फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो माइक्रो क्रैक्स को भरती है। सही बात है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक परफेक्ट ब्लेंड बनता है एंशिएंट टेक्निक और मॉडर्न इंजीनियरिंग का। ये दिमाग में एक सवाल डालता है कि ऐसी और कौन सी सदियों पुरानी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स होंगी जो शायद आज भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स में किसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह छिपी नहीं है, जिनकी एग्जैक्ट साइंस को शायद हमने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं किया है। ये वाकई दिमाग को स्ट्रेच करने वाला विषय है। उम्मीद है इस चर्चा में अनर्थ किए गए मैकेनिज्म्स एग्जाम रूम में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आप सबका साथ देंगे। तो कीप एनालाइजिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।